हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। जीएस का जो हम लोग सीरीज शुरू किए थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज कुछ टॉपिक बता रहे हैं। देखो, अभी मिसलेनियस चल रहा है। अभी जो हिस्ट्री का भी बता दे रहे हैं, पॉलिटी का भी बता दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी बता देंगे, ठीक है, लोकेशन बेस्ड में भी बता देंगे। देखो, 3-4 दिन पूरा यूट्यूब में अभी हम डाल दे रहे हैं। जितने भी पेड मेंबर हैं, जो हमारे पेड मेंबर हैं, वो लोग चिंता ना करें। वो मत सोचिएगा कि मैं इसमें यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। 3-4 दिन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो जो भी पेड ग्रुप में, हमारे नागपुरी के पेड ग्रुप में नहीं थे, तो वो भी समझ जाएं कि कैसे पढ़ना है, ताकि उन लोग के लिए भी हेल्प हो सके। इसलिए अभी पूरे पूरे मिसलेनियस वे में हम चल रहे हैं। 3-4 दिन उन लोग को अच्छे से बता देंगे, ताकि उनको एक आइडिया लग जाए कि पढ़ना कैसे होता है, चीज़ों को देखना कैसे है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, वो समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी पेड ग्रुप के लिए जो हैं उसको बता देता हूँ। आगे ना हम लोग फिर सब्जेक्ट वाइज में स्टार्ट करेंगे। आज जो अभी 3-4 दिन में जो टॉपिक बता रहे हैं ना, वो उसको फिर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज में चलेंगे। जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से रिलेटेड कितना न्यूज़ है, कोशिश करेंगे कि हम, मेरा प्लान है कि जनवरी 2022 से अभी तक टिल डेट सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक का इसमें पूरा कंप्लीट करा देंगे कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें बनेगा, कौन कौन सा हिस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, फिर पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक सेशन लेंगे जिसमें लोकेशन बेस्ड होगा, लोकेशन बेस्ड, कैपिटल, है ना, करेंसी, ये कैसे जो होता है रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, कैसे न्यूज़ से हम लोग निकालेंगे और इस सेगमेंट में डालेंगे। तो इसको टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे, आप लोग चिंता ना करें। 3-4 दिन में हम ये इसको शुरू करेंगे। अभी बस यूट्यूब में इसलिए हम मिसलेनियस में बता दे रहे हैं, ताकि जो लोग नए हैं, नहीं हैं हमारे पेड ग्रुप में, उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ हर एग्ज़ाम में आएगा। ट्रस्ट मी यार, बहुत बेनिफिट होता है। आप लोगों का मेहनत बहुत हल्का हो जाएगा। अभी जैसे लगता है ना जीएस में क्या पढ़े, समंदर है, कहाँ पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो एक सही डायरेक्शन होता है, सही जो कहते हैं ना, स्मार्ट तरीके से जो तैयारी करना, यही होता है। इसलिए आप लोग देखिएगा कि नहीं, बहुत कोई क्या होता है, कम पढ़ के भी हमेशा हर एग्ज़ाम निकालता है। एक्चुअल में रीज़न यही है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं, चलो। तो आज का जो पहला न्यूज़ है, पहला न्यूज़ है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, देखो इनका जो था ना, इनका 125वीं जयंती मनाया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको दो रिस्पेक्ट में देखो, दो रिस्पेक्ट में। एक देखो करेंट का, करेंट में क्या हुआ था, और एक देखो इसका हिस्ट्री। तो दोनों वे में देखो, ठीक है। अभी हम बता दे रहे हैं, सब कुछ समझो, है ना, कैसे करना है, ताकि जो पेड ग्रुप में नहीं है वो अपने तरीके से कर लें, ठीक है। और पेड ग्रुप वाले जो जो भी यूट्यूब में, आप चिंता वो भी ना करें। आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्म में हम कुछ प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। देखो 100% तो नहीं करा सकते हैं। जैसे मान लो सुभाष चंद्र बोस का बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे क्वेश्चन बना है जो आया हुआ है। तो आप लोगों को खुद थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि हर चीज़ को मैं सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन नहीं डाल सकता, ठीक है। अगर पता चला कि 20 क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस में ही हो गया, तो उतना टाइम है नहीं। तो कुछ मेहनत आप लोग अपने तरह से कीजिएगा। पेड ग्रुप वाले का कमिटमेंट था, इसलिए उन लोगों को तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो करंट बेस में इसका क्या है न्यूज़, इसका न्यूज़ ये था कि 125वीं जो जयंती मनाई गई थी ना, तो जो इंडिया गेट है, इंडिया का जो इंडिया गेट, दिल्ली का जो इंडिया गेट है, वहाँ पे ना इनका एक प्रतिमा लगाया गया था, है ना, होलोग्राफिक एक प्रतिमा लगाया गया था। इसका अनावरण किया गया था, है ना। ये देखो, ये भी सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री तो बाद में देखेंगे, ये पहले न्यूज़ देख लो। होलोग्राफिक प्रतिमा अनावरण किया गया था। ये टोटल ना 28 फीट का था, 28 फीट ऊंचा था और 6 फीट चौड़ा था, चौड़ा, ठीक है। ये बेसिकली बना था किसका, ग्रेनाइट का बना हुआ था, ठीक है। इसका बेसिकली मेन उद्देश्य था कि 2047 में जो हम लोग का 100वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाएगा ना, उसमें तो भारत का जो निर्माण के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन करना, ये एक नए भारत का निर्माण के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन करना, ये एक इनका मेन उद्देश्य है इस प्रतिमा को लगाने का।
पहला न्यूज़ तो ये हुआ। दूसरा करंट का बात ये है कि सुभाष चंद्र बोस एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है हर साल, याद रखिएगा, हर साल दिया जाता है आपदा। ये किस दिन होता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट इसका होकर इसको पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? बेसिकली इसमें 2 कैटेगरी है, एक व्यक्तिगत कैटेगरी, व्यक्तिगत स्तर पर, और एक संस्थागत स्तर, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड पे। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो काम किए हैं, बेहतर काम किए, उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें जो सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, पर ईयर दिया जाता है ये। दूसरा ये 23 जनवरी को होता है। इसमें 2 कैटेगरी को दिया जाता है, एक व्यक्तिगत कैटेगरी में और दूसरा संस्थागत। इसमें जो संस्थागत कैटेगरी जो होता है ना, उसमें टोटल 51 लाख रुपए पुरस्कार दिया था संस्था को, जो इंस्टीट्यूशन है। और व्यक्तिगत स्तर पे जो होते हैं उसको 5 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाता है। 5 लाख प्लस जो अपना जो प्रस्तुति पत्र जो बोलते हैं, पत्र, ठीक है। 2022 में एक संस्था को दिया गया था और एक व्यक्ति को। तो 2022 में दिया था गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कौन है? गुजरात आपदा प्रबंधन अथॉरिटी को क्या बोलते हैं? अथॉरिटी, ठीक है। और व्यक्तिगत स्तर में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्वेश्चन देखना यहीं से आएगा। अभी आप लोग दिखाते हैं। व्यक्तिगत स्तर में दिया था प्रोफेसर विनोद शर्मा को। उसी तरह 2023 में दोनों पुरस्कार ना संस्था को दिया गया था, संस्थागत स्तर पर ही दोनों पुरस्कार। एक दिया गया था आपको उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और दूसरा दिया गया था मिजोरम का एक संस्था है ल्यूनगिनाई फायर स्टेशन, ये मिजोरम का है, इन दो। ये हो गया आपका करंट बेस में। जो सुभाष चंद्र बोस का देखें ना, ये करंट बेस में न्यूज़ हुआ। अब देखो इसका हिस्ट्री के बेस में। अब देखना हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगेगा कि यार कहीं से पूछता, कहीं से बिल्कुल भी नहीं पूछता। ये हमेशा दिमाग में रखो, कहीं से पूछने का कभी रीज़न नहीं रहता। अब जब सुभाष चंद्र बोस जब न्यूज़ में है, बोस साहब जब न्यूज़ में थे, तो इनका पूरा बायोडाटा निकालो, पूरा हिस्ट्री का फैक्ट निकालो, पढ़ो, देखो। एक बार देखोगे नहीं समझ में आता है, गूगल करोगे, एक पेज में सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो सबसे पहले इनका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है 1920 में इनका ICS इंडियन सिविल सर्विस ये उत्तीर्ण किए थे, ठीक है। लेकिन 1921 में इसको बीच में ही छोड़ दिए थे। ICS को छोड़े थे। क्वेश्चन आया है क्या रीजन से छोड़े थे? रीजन था 1919 का जो जालियांवाला बाग था ना, जालियांवाला बाग कांड, इससे आहत होके ये छोड़ दिए थे, ये याद रखिएगा। फिर ये जब इंडिया आए थे तब ये फिर गांधी जी से संपर्क किए, गांधी जी के संपर्क में आए, ठीक है। उसके बाद ये अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? CR दास को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजनीतिक गुरु, नैतिक गुरु CR दास को मानते थे। 1928 में मोतीलाल जो नेहरू समिति था, मोतीलाल नेहरू समिति, इसका विरोध किए थे। किसके साथ मिलके? इनके साथ कौन था? जवाहरलाल नेहरू। रीजन क्या था? विरोध का कारण क्वेश्चन आया है ये भी। विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण ये था जो मोतीलाल नेहरू के
गुट के व्यक्ति थे ना, वो बोल रहे थे डोमिनियन स्टेट के बारे में, ब्रिटिश शासन के अधीन डोमिनियन स्टेट का दर्जा। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, सुभाष चंद्र बोस एंड जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो पूर्ण स्वतंत्रता का मांग करते थे, पूर्ण स्वतंत्रता का मांग किए थे। इसी विरोध से ये मोतीलाल नेहरू का ये विरोध किए थे, याद रखिए, इसी रीजन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है इसमें। दूसरा पड़ाव देखिएगा 1938 में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आया था। त्रिपुरी ये था ना, ये आपका मध्य प्रदेश जबलपुर के पास था। इसमें ना कांग्रेस अधिवेशन का ये अध्यक्षता किए थे, अधिवेशन का फर्स्ट टाइम की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, नहीं सॉरी, 1930 में त्रिपुरी नहीं था, वो हरिपुरा, सॉरी, हरिपुरा, वो इसके बाद किए थे। हरिपुरा में फर्स्ट बार ये कांग्रेस अधिवेशन का ये अध्यक्षता किए थे। इसी के नेक्स्ट ईयर में 1939 में ये था त्रिपुरी। ये हरिपुरा कहाँ था? गुजरात में। ठीक है, इस अधिवेशन की सबसे पहले अध्यक्षता यही किए थे। लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में ये दोनों से क्वेश्चन आया, लेकिन बट कुछ दिन बाद ना गांधी जी से विवाद हुआ था। और विवाद होने के कारण बाद में ये कांग्रेस को त्याग दिए और इसके अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, है ना। इसी अधिवेशन में सबसे पहले जो अध्यक्षता किए थे कांग्रेस अधिवेशन का सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण बाद में ये क्या किए, कांग्रेस से त्यागपत्र दिए, कांग्रेस को छोड़ दिए। उन्हीं के जगह में राजेंद्र प्रसाद बने थे। और गांधी जब त्रिपुरी जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था ना, उसमें दो लोगों के बीच में, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा, दो लोगों के बीच में ये चल रहा था अध्यक्षता पद के लिए। एक था सुभाष चंद्र बोस और गांधी के जो समर्थक थे, पट्टाभी सीतारमैया, ये इनका सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी ना इनका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फाइनली बोस साहब जीते थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी किनका समर्थन कर रहे थे और किस अधिवेशन में कर रहे थे, किस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़े थे। और यहीं को कांग्रेस छोड़ने के बाद ये फिर निकल गए थे और फिर आगे जाके आज़ाद हिंद फौज या फिर बोलो फॉरवर्ड ब्लॉक, इन सब का चीज़ में ये पार्टिसिपेट रहे। उसके बाद देखा जाए इंडियन नेशनल आर्मी, जो बोला जाए इंडियन नेशनल, और इसी में ये जब छोड़े थे ना, इसी छोड़ने के बाद याद रखिएगा, छोड़ने के बाद जब कांग्रेस जब छोड़े, यहीं से निकल के 1939 में ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक का ये गठन किए थे। ठीक है, उसके बाद आगे जाके जिस तरह आपका देखा जाए 1941 में जब ये नज़रबंद हुए थे, उसको तोड़ने के बाद, उससे निकलने के बाद वो जर्मनी पहुँचे। 1942 में ना आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किए थे। ठीक है, उसके बाद आपका फ्री इंडिया सेंटर बनाए थे। ये कब बनाए थे? 1942 में। ठीक है, उसके बाद ऐसे तो आज़ाद हिंद फौज का कौन किए थे? वो कैप्टन मोहन सिंह, वो भी क्वेश्चन पूछता है आज़ाद हिंद फौज का स्थापना गठन कौन किया था? कैप्टन मोहन सिंह। और सिंगापुर, ये क्वेश्चन पूछा है, सिंगापुर में ही ये आज़ाद
हिंद सरकार का गठन किए थे। ठीक है, एक निर्वासित भारत सरकार का है, एक बोला जाए एक निर्वासित भारत सरकार का गठन किए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, जिसको अभी देखे थे ना कुछ सालों पहले, आपका जो नाम चेंज किया था, एक्चुअल में पहले ही अंडमान और निकोबार का नाम ये शहीद और स्वराज रखे थे, याद रखिएगा। फिर अगला अगर आप देखें 1943 में आईएनए के भीतर, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ, 1943 में आईएनए के भीतर ही ना ये महिलाओं के लिए रेजिमेंट का स्थापना किए थे, गठन किए थे, महिला रेजिमेंट, जिसको क्या बोले थे, कौन रेजिमेंट बोल रहा था, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, ये हुआ। फिर इनका अगर देखा जाए साहित्यिक क्षेत्र में, जो साहित्यिक क्षेत्र में ही क्या किए थे, ये इनका एक था जैसे था फॉरवर्ड, ये न्यूज़पेपर का संपादन किए थे, फॉरवर्ड न्यूज़पेपर का, स्वराज न्यूज़पेपर का संपादन किए थे, न्यूज़पेपर का। ठीक है, एक बुक लिखे थे द इंडियन स्ट्रगल। देखिए एक न्यूज़ आया, अब देखिए एक न्यूज़ आप लोग का आया सुभाष चंद्र बोस, उसका कितना फैक्ट होगा, हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाएगा, करंट से बेस में क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आता है मेरे भाई, इसलिए ना पढ़ो, ऐसे पढ़ लोगे ना बात बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, अगला न्यूज़ हम लोग देखते हैं, आपका एक था रिजर्वेशन का, आप लोग देखिएगा, आप लोग उसी दिन हम रिजर्वेशन का बताया था ना, देखिए अभी दिखाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही था ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है ना एसएससी सीजीएल 2023 का ये क्वेश्चन, 2023 या 2022 का मेंस का क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 15 आया था, उसका एक सोर्स आप लोग को बताया था EWS। दूसरा रीज़न ये भी था आने का, क्योंकि उस वक्त में क्या हो रहा था ना, 75% जो प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोकल लोगों को आरक्षण मिलेगा, ये न्यूज़ में था। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड में भी अप्लाई हुआ है, झारखंड में भी बोला गया कि कुछ परसेंटेज जो हैं वो लोकल लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नियुक्त होगा। जो प्राइवेट सेक्टर में जो एक, पहले इसको देखो, इसमें दो तरीके की चीज़ देखो, एक पहले करंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट, और दूसरा इसका पॉलिटी के संदर्भ में देखो, पॉलिटी के संदर्भ में करंट में किया था 75%। कौन कौन सा स्टेट है इंडिया में, कौन कौन सा स्टेट है जो इसके लिए बिल पास किया है, बोला तो बहुत सारे स्टेट है, लेकिन बिल पास करने वाले कौन कौन है। फर्स्ट स्टेट है, याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश, 75% के लिए हुआ था फर्स्ट। सेकेंड स्टेट है हरियाणा, ठीक है। थर्ड स्टेट है आपका झारखंड, याद रखिएगा। ये तीन स्टेट जो है इसको बिल पास किया था, मानने वाले तो बहुत कोई माने, कर्नाटक लोग भी फॉलो करने का बोला है, महाराष्ट्र का भी बोला हुआ है, उसके बाद MP का भी सरकार बोला हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिल जो पास किया वो इम्पोर्टेंट है। तो ये करंट बेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये करंट बेस में हो गया, ये न्यूज़ में चल रहा है, देखो इस तरह का क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ गया, मतलब ये प्रूफ होता है कि एग्जामिनर ये माइंडसेट का को यूज़ करता है, और ये होता है हर एग्ज़ाम में। ट्रस्ट में आप लोग मेरी बात में भरोसा नहीं कर रहे हो ना, कोई भी एग्ज़ाम निकालो लास्ट 2-3 साल का और उसको सर्च करके देखो, तुमको उसका सोर्स कहीं ना कहीं करंट से मिलेगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ वही होगा। उसके बैक में जाओ, उसका पूरा कट्टा चिट्टा निकालो, काला चिट्ठा पूरा निकाल दो, बैकग्राउंड को छान मार दो, देखो तुम्हारा फिर कैसे ना ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, देख लेना। चाहे उससे साइंस टेक में आओ, तुम लोग अभी साइंस टेक में क्या कर रहे हो, है ना, आप लोग समझ नहीं रहे हो इस चीज़ को। आप लोग साइंस टेक में क्या रहे हो, खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर रहे हो। अभी चंद्रयान गया है, वहाँ से निकला, वहाँ से कौन सा चीज़ निकला, सीधे जाओ उसके बारे में पढ़ो, क्वेश्चन वहीं आएगा, है ना, वो चीज़ देखो। अब साइंस टेक का जो करंट का न्यूज़ होगा उसको निकालो और थ्योरी में जाओ, उसका बेसिक थ्योरी में जाओ,
फिजिक्स से रिलेटेड है तो उसमें जाओ, कुछ ऐसा रिसर्च जो बायोलॉजी से रिलेटेड है उसका बेसिक में जाओ। तो ये है इम्पोर्टेंट, इस तरह पढ़ो, यही क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ को करना है। तो ये हुआ पहले रिजर्वेशन का ये। अब जब रिजर्वेशन का ये हो गया ना, तो यहाँ पॉलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें देखोगे तो बस 3-4 आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये एग्ज़ाम में 14(2) आया। अब यहाँ पे देखोगे जब 14(2) आया तो इसमें देखना कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। ये कहता है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अभी ऊपर ऊपर देखो, समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या करता है, जन धर्म, जो इस सब के आधार पे बोलता है, कौन, धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 16 क्या करता है, ये आर्टिकल 16 करता है सार्वजनिक रोजगार के बारे में। सार्वजनिक रोजगार में किसी भी प्रकार का धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं होगा, विभेद नहीं होगा। आर्टिकल क्या करता है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो, अब जब आर्टिकल 14 जब ये बात आ गया तो आर्टिकल 14 देखो, एक हो गया केस पॉलिटी का, ये भी इसमें अनुच्छेद 371D, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को स्पेशल स्टेटस देता है, वहाँ के मतलब कि स्पेशल प्रोविज़न देता है जॉब और एजुकेशन के लिए, तो वो स्पेशल केस बना सकता है। आर्टिकल, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। तो जब ये सब क्वेश्चन आ रहा है तो इसका पूरा काला चिट्ठा निकालो, तब बात बनेगा। तब जब भी आओगा तो क्या बोलता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितने भी पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं उनको इसके बारे में जानना चाहिए कि व्हाट डू मीन एग्जैक्टली मीन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। यही यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले पूछेंगे। लेकिन जैसे ही आप जैसे एसएससी सीजीएल वाले लोग होंगे, वो बस इसका अंदर का मतलब प्रोविज़न को समझो, बस इतना समझ लो। और बाकी अगर देख सकते हो सकता है जिस तरह एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ये भी उसी वे में जाए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन देखने से यही हमको प्रतीत हुआ, यही फील हुआ, नहीं यार तो ये तो पीसीएस लेवल पे जा रहा है। तो आप लोग को उस मोड में रखना होगा। और अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि वन लाइनर सिंपल ऊपर ऊपर पूछता है, वो ज़माना गया मेरे भाई। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, टीचर का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है, लैब असिस्टेंट का हुआ, देखो किस तरह पैटर्न चेंज हुआ, कुछ ना कुछ झलक मिलेगा। और सीजीएल तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ना, एसएससी के लिए बहुत तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। तो आर्टिकल 14 देख लो, तो आर्टिकल 14 में हो गया। फिर आर्टिकल 15 देखना, आर्टिकल 15 में आर्टिकल जो अनुच्छेद 15(1) है, 15(2) है, 15(3) है, 15(4) है, 15(5) है। ये पांचों को देखो क्या क्या कहता है। तो पांचों क्या क्या कह रहा है, मूल जाति के आधार पर विभेद नहीं होगा, वो अधिकार बताया, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) में क्या कहता है, वो कोई भी क्या होगा, 2 में कौन विभेद नहीं करेगा, किस किस क्षेत्र में, तो 2 क्षेत्र बताया। एक बताया कोई भी दुकान, सार्वजनिक जो भोजनालय, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन का क्षेत्र में किसी तरह का विभेद नहीं, सबको प्रवेश होगा। यही क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ पर, देखो अनुच्छेद भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क और सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है, किसके अंतर्गत, 15(2) यही चीज़ कहता है 15(2) कि किसी को 15(2) में 2 प्रोविज़न है। एक है पहला, किसी को जो सार्वजनिक स्थल हो गया, मनोरंजन स्थान हो गया, होटल हो गया, इसमें प्रवेश से कोई वंचित नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल 15(b) क्या कहता है, बोलता है पूर्ण रूप से, पूर्णतः या अंशतः किसी कोई भी, अगर मान लो राज्य निधि से कोई भी मतलब कि संस्था है, संस्था या बोलो एक तरह से बोलो कुआं,
संस्थानीय बुलंद कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, इसको यूज़ करने से कोई मना नहीं करेगा। ये कहता है आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? ये स्पेशल बात है। ये बोलता है सारे बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए और वुमेन के लिए विशेष अनुबंध करने के लिए, इन दोनों के लिए सरकार को विशेष अनुबंध बनाने के लिए इसको रोकेगा नहीं। जो 15(1) ये कहता है ना कि कोई धर्म, जाति, मूल, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाए, लेकिन यहाँ बोल रहा है आर्टिकल 15(3) में कि स्पेशल केस में जो बच्चा लोगों के लिए और महिलाओं के लिए कोई नियम कानून बना सकता है, वो 51 बाधित नहीं करेगा इसको बनाने में। ये कहता है 15(4) जो 15वां अनुच्छेद जो 15(4) है, वो क्या कहता है? वो बोलता है राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उन्नति करने के लिए कोई भी पिछड़ा वर्ग के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रोविजन करने से नहीं रोकेगा। ये आर्टिकल 15 मतलब जो भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है ना मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस कहाँ से आ रहा है? यही सब जन्म दे रहा है, इसी सब प्रोविज़न का यूज़ करता था गवर्नमेंट। तो बोलता है कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी, इसको कोई भी सामाजिक, सोशल हो या एजुकेशनल हो, इस किसी केस में इसको उठाने के लिए कोई विशेष प्रोविज़न बना सकता है सरकार इन लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज़ देखिए। तो ये इसी तरह पूरा आर्टिकल 15 देखिए। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जॉब के लिए है कि जॉब में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो भेदभाव हो रहा है 75% पे। तो क्या कहता है, कौन सा प्रोविज़न आ रहा है, कहाँ किसका उल्लंघन हो रहा है? बोला किसका, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्राइवेट सेक्टर में ही क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो 70% का जो आरक्षण दे रहे हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है, इस तरह भी क्वेश्चन बना सकता है। या फिर बोलता है गवर्नमेंट किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रोविज़न कर रहा है, तो आपको पूरा उसको जानना होगा। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 क्या होता है? लोक नियोजन। याद रखिए, ये वर्ड याद रखिएगा, यही सब वर्ड होता है। लोक नियोजन के लिए विषय में अवसर की समानता, ठीक है। जो बोलता था ना, आप लोग देखोगे हर बार केस उठता है, महिलाओं के लिए सेम काम के लिए, महिला को सेम काम के लिए लो वेतन दिया जाता है, पुरुष को बहुत जगह क्या होता है हाई दिया जाता है एफिशिएंसी के नाम पे। तो ये किस आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है? आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है। तो इसी तरह आर्टिकल 16 को पूरा देखिए। आर्टिकल 16 में वन क्या कहता है? आर्टिकल 16 बोलता है सबको समानता का अधिकार होगा, लोक नियोजन में सबका अधिकार होगा। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? आर्टिकल 16 को कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद से संबंध में कोई धर्म, मूल जाति, लिंग, स्थान, निवास के आधार पे ना तो कोई नागरिक को अपात्र होगा ना विभेद होगा। बोलता है कोई भी किसी भी आधार पे, बोल रहा है लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है, या फिर आपका जाति के आधार पे, किसी भी बेस में जो अवसर की समानता बनी रहेगी, इसमें विभेद नहीं किया जाएगा। 16(3) ये क्या कहता है? संसद को विशेष प्रोविज़न में छूट है। संसद को विशेष प्रोविज़न में छूट है कि वो किसी भी राज्य के लिए, एक राज्य के किसी क्षेत्र के लोगों के लिए, स्पेशल केस के लोगों के लिए या किसी जाति को नियुक्त करने के लिए, नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रोविज़न बना सकता है, विशेष प्रोविज़न। और इसी प्रोविज़न के तहत में आंध्र प्रदेश और आपका जो तेलंगाना है उसके लिए प्रोविज़न किया गया था आर्टिकल 371। संसद को ये अधिकार है, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? पिछड़े हुए लोगों के लिए बात कर रहा है। जो पिछड़ा हुआ जो नागरिक है, किसी वर्ग के पक्ष में या प्रतिनिधित्व हो, किसी भी राज्य का कोई भी सेवा के अधीन हो, उसके लिए उसको अलग नहीं किया जा सकता है ना, वो उसके लिए पात्र होगा। तो इस तरह से पूरा आर्टिकल को देखिए। फिर उसी तरह आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, उसको पूरा छान मारिए कि कौन कौन सा आर्टिकल में क्या कहता है। ये सारा चीज़ को देखिए, कितना आधार है ना, भाषण देने का अधिकार, सर्वत्र घूमने का अधिकार, क्या क्या है, ये ध्यान रखिए। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी फंडामेंटल राइट आप पढ़ेंगे
तो दो चीज़ होता है, एक होता है नागरिकों के लिए, एक होता है गैर नागरिकों के लिए। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया हुआ, बोल दिया जाएगा कौन कौन सा जो फंडामेंटल राइट है, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन के लिए अप्लीकेबल है, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट जो है जो नॉन सिटीजन जो हैं उनको भी ये फंडामेंटल राइट मिलता है। तो ये कैटेगरी अपना एक चार्ट बना लीजिए कौन कौन सा होता है। तो ये काम कीजिएगा ना तो पूरा न्यूज़ खत्म हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट 10-15 मिनट देखोगे। अभी तो हम पढ़ा रहे समझा रहे इसलिए वो लंबा जा रहा है, लेकिन खुद से देखोगे ना तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, याद रखिएगा। और दूसरा ये केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट था रिजर्वेशन वाला, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ, हरियाणा जब चालू किया था, तो हरियाणा जब किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, EWS का मामला गया हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आना ही आना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है आपका इंडिया इजराइल। इंडिया इजराइल, इजराइल ये क्यों भाई इंपॉर्टेंट है इंडिया इजराइल? यहाँ से क्या है, यहाँ से दो चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ से फिर से बता रहे करंट को देखो, और यहाँ से ना मैपिंग को देखो। यहाँ पे दो होगा मैपिंग, एक करंट हो गया, मैपिंग हो गया, और एक तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। वाई, हम क्यों बोल रहे हैं इकोनॉमी? देखो क्वेश्चन लास्ट ईयर का दिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। देखो है ना, कोई भी आया है ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखो, मालदीव के साथ हुआ था तो क्या बोला, 4 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया था। अब उससे कंपेयर करा, डॉलर के संदर्भ में जीडीपी का कंपेयर किया था, मतलब कोई न्यूज़ में था और फिर कंपेयर करने लगा, न्यूज़ में रहा, बना इस तरह का स्टेटमेंट बेस में। आप लोग बोलिए कि JSSC में इस तरह क्वेश्चन नहीं आता, लिख लो यार, आएगा, हम पहले से बता दे रहे हैं आएगा इस बार। तो इकोनॉमी के संदर्भ में देखो तो क्या क्या होगा, करंट के न्यूज़ में क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, इजराइल इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में डिफरेंट एग्जाम में आएगा। रीज़न इसका दो रीज़न है। रीज़न नंबर 1, इंडिया, इंडो और इजराइल, इनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हुआ था, इस्टेब्लिश जो हुआ था ना, जो डिप्लोमेटिक हुआ, मैटिक रिलेशन, जो बोलते हैं राजनयिक संबंध, इसका ना इन लोग 30वां वर्षगांठ बनाया था 1992 में ये इंडिया और इजराइल के बीच में इस्टेब्लिश हुआ था डिप्लोमेटिक रिलेशन, पहला। दूसरा, इजराइल जो है ना 2023 में अपना 75th इंडिपेंडेंस डे बनाया है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। ये हुआ था 14 मई 1948 में, ये भी आज़ाद हुआ था ब्रिटिश जो इसके थ्रू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अब उसके जो क्या बोले, फ़िलिस्तीन के जो कंट्रोल में था ना, वो ब्रिटिश के जनादेश के थ्रू ये आज़ाद हुआ था 23 में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये इंपॉर्टेंट है तो भैया इसका काला चिट्ठा निकालो, पोस्टमार्टम करो। जब पोस्टमार्टम करोगे तो हम लोग चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखो, इसमें जब 30वां वर्षगांठ जो बनाया गया था ना, इसी में क्या हुआ था कि आपका पहला न्यूज़ आता है इंडिया के साथ जो रिलेशन है, इसका इंडिया के साथ रिलेशन था। इसमें देखिएगा आप लोग, इन लोग का जो इंडिया और इजराइल के बीच में जो संबंध है उसमें देखिएगा, इसमें फैक्ट क्या, फैक्ट नंबर 1, भारत एशिया में ना, इजराइल का भारत एशिया में इजराइल का 3rd और पूरे विश्व में 7th सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर, फैक्ट नंबर 2, एक I4F, क्वेश्चन पूछ देगा I4F है क्या, एक्चुअल में क्या है ना,
इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड है ये। क्या है ये? क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल फंड है। और इसी फंड के तहत ना दोनों देश विशेषज्ञों के साथ मिलकर ना 5.5 मिलियन डॉलर का 3 संयुक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजना पे काम कर रहा। बहुत इम्पोर्टेंट है, मंजूरी दिया था, मंजूरी ये हुआ। दूसरा, अब देखो दूसरा फैक्ट नंबर, आप लोग सुने होंगे I2U2। I2U2 को क्या कहते हैं? इंडिया इजराइल USA एंड UAE, ये चारों देश का ये क्वाड है। इसको 2 रूप में जानते हैं। पहला नाम, इस जो क्वाड है ना, चारों का गठबंधन, इसको पहला नाम से हम लोग जानते हैं, पहला नाम से I2U2। दूसरा नाम से जानते हैं हम लोग आपका न्यू क्वाड बेसिकली क्या है ना? 4 देशों का समूह है प्रशांत पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर में 4 देशों का समूह है। कौन कौन है? इंडिया, यही सब होता है ना, करंट के साथ सब खेलो, कोई चीज़ कभी रटना नहीं पड़ेगा। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, है ना। ये बेसिकली किसको? पैसिफिक ओशियन में जो चाइना का दबदबा ये काम कर रहा है उसको रोकने के लिए बनाया गया। ये चलो PCS लेवल का, इस पर अभी नहीं जाते हैं। ये चीज़ें क्वाड, न्यू क्वाड बोलाते हैं इसको। तीसरे नाम से जानते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट क्वाड, हिंदी में कहो पश्चिमी एशियाई क्वाड, ये 3 नाम से भी जानते हैं। इसका कब हुआ था गठन? बेसिकली हुआ था आपका इजराइल, बता दे रहे हैं आपको, इजराइल एंड UAE। क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल और UAE, इन दोनों के बीच में एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, अब्राहम समझौता। एक्चुअली क्या था? उसी समझौता के तहत इन दोनों के बीच में फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। बंद हो गया था दोनों के बीच में, अब्राहम अकॉर्ड से ही हुआ था। ये बेसिकली कब हुआ था? अक्टूबर 2021 में। इसी के बाद I2U2 का गठन हुआ। इन्हीं के बाद ये बेसिकली क्या करता है? इकोनॉमिक सेक्टर में, आर्थिक क्षेत्र में ये काम करता है। और इस आर्थिक क्षेत्र में सब कुछ आ जाएगा। बेसिकली कौन सा आता है? बहुत सारा 6-7 एरिया है ना, जैसे आपका पानी, ऊर्जा, परिवहन, उसको उतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं, 6 क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड, ये चीज़ याद रखिएगा। किसके बीच में है? इजराइल और UAE के बीच में। देख रहे हैं, एक चीज़ आ रहा है इन्फॉर्मेशन, इजराइल का न्यूज़ से कितना तार खुल रहा है। आपको खुद से PDF में मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। जब फर्स्ट वर्चुअल, याद रखिएगा, फर्स्ट वर्चुअल समिट हुआ था, ठीक है, इसी में 2022 में, इसलिए इंडिया इजराइल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 में फर्स्ट वर्चुअल समिट हुआ। इसी में क्या क्या डिसीजन हुआ था? खाद्य सुरक्षा पे क्वेश्चन पूछ देगा, खाद्य सुरक्षा संकट पे काम किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा पे कहा जाए तो स्वच्छ ऊर्जा पे इन लोग फोकस्ड हुआ था। और इसी के तहत में ना UAE भारत में एकीकृत, गुजरात में शायद है जहाँ तक याद आ रहा है, एकीकृत, ये सब करंट का न्यूज़ है। एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित कर रहा, ठीक है, UAE कर रहा है। इसी के तहत
ये जो वर्चुअल समिट हुआ ना, इसी के तहत ये भारत में एकीकृत खाद्य पार्क जो है ना, फूड पार्क जो है ना, उसका एक चेन विकसित कर रहा। दूसरा, अच्छा दूसरा दूसरा था गुजरात वाला, यही गुजरात इसी को बोल रहे थे। हाइब्रिड हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पे काम हो रहा। इसी के तहत इसमें क्या था आपका 300 मेगा 300 मेगावाट 300 मेगावाट का पवन पवन व सौर क्षमता का विकसित हो रहा। ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया इसका काम। अब जब ये हो गया तब इजराइल का जब बात आ रहा, तो इजराइल का अब हम लोग इस तरह भी करेंगे, लोकेशन बेस में। इजराइल का लोकेशन बेस में करेंगे। क्या करेंगे लोकेशन बेस में? देखिए लोकेशन को, कहाँ गया, देखो लोकेशन जब आ रहा इसमें क्या क्या, देखो सबसे पहले देखो कि ये कौन कौन सा, मतलब कि देखो कौन कौन सा देश के साथ ये टच कर रहा है। रसिया है आपका, इधर नीचे जॉर्डन है, लेबनान है, इजिप्ट है, ठीक है। वो देखो डेड सी को कौन डिवाइड कर रहा है, वेस्ट बैंक किससे लॉक करता है, गाजा पट्टी हमेशा न्यूज़ में रहा, किससे हो रहा है, मेडिटेरियन सी से अलग करता है, ठीक है। एक होता है गल्फ ऑफ अकाबा, देखो नीचे में गल्फ ऑफ अकाबा, ये बेसिकली क्या सऊदी अरेबिया से इसको इजराइल को अलग करता है। तो ये जब लोकेशन बेस में देखोगे तो कोई भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। सबसे पहला लोकेशन बेस ये हुआ। दूसरा देखो इसी का कैपिटल देख लो, कैपिटल क्या है इजराइल के, इसराइल का तेल अवीव, ठीक है। अरे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास है ना, करते हैं, ठीक है। तेल अवीव है। फिर करेंसी देखो, तो सारा चीज़ सेगमेंट आ जाएगा। बताओ इससे क्या छूटने वाला, कुछ नहीं छूटेगा। देखो लोकेशन में तुम्हारा ये तो क्या था, डेड सी दिख रहा था। डेड सी में क्या कौन अलग करता है भाई किसको, वो देख लो। इसमें करने वाला कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को मैपिंग, आप बोलेगा मैपिंग कैसे बनाए, देखो हम क्या करते थे, हम तुमको बता रहे हैं, हम सीधे से गोल घेरता था, ये लिख दिए इजराइल, ऊपर में क्या है ये कर दिए, इधर क्या है वो कर दिए, इधर क्या है वो कर दिए, इधर क्या है जैसे मेडिटेरियन सी वो कर दिए। अब इजराइल का गाजा पट्टी यहाँ पे है, यहाँ पर इसे कोऑर्डिनेट कर दिए, इसको कर दिए गाजा पट्टी। इसके बीच में है आपका कौन सा, वेस्ट बैंक का है ना, उसको कर दिए। तो वो वाला सब चीज़ आ गया। तो इस तरह करोगे, यहीं पे मैप हो, कौन सा तुमको प्रतियोगिता में जाना है पर मैप का, उसमें अवार्ड थोड़ी जीतना है। इस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इजिप्ट, अब यहीं से जब देखोगे, अब तुमको और बता दे रहे हैं, देखो न्यूज़ में यहीं पे देखोगे इजिप्ट। अभी मोदी अचानक से इजिप्ट पहुंच गया था ना, कैसे पहुंचा था इजिप्ट। अभी आगे हम लोग जब आगे करेंगे 2023 में जब घुसेंगे देखिएगा ये न्यूज़ में आएगा इजिप्ट। इंदिरा गांधी के बाद फर्स्ट टाइम कोई पीएम जो था ना इजिप्ट गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब अब अभी आपको न्यूज़ पता है, तभी तुरंत इजिप्ट के बारे में कर लो कि क्या है इजिप्ट का, तो ये है इसका सही तरीका, ठीक है। ये न्यूज़ हुआ। अब हम लोग जैसे न्यूज़ आप लोगों को और एक बता देते हैं, कुछ एक न्यूज़ जैसे इजराइल हो गया। अब एक देखते हैं हम लोग आदि शंकराचार्य का, इसको क्या कर रहा था, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, ये इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रहा है। राष्ट्रीय स्मारक का कहाँ का, इनका जो जन्म स्थान है कलादी, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रहा है। अब देखो एएसआई का जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित होता है वो कौन आर्टिकल से करता है, आप लोग देखे थे ना लास्ट ईयर। देखो क्यों बोल रहे हैं इसको, आप लोग बोले यार क्यों बता रही है, देखो तुम लोग दिखा रहे हैं, देख तो सीधे बैकग्राउंड में चल जाता है, अब वो दिखा रहे हैं, देखो COP28 हुआ, पहला चल गया। ये मतलब कहने पूछने का तरीका है कि कोई भी न्यूज़ होगा ना उसका सीधे बैकग्राउंड बैक में चल जाएगा, तुम कहाँ से शुरू हुआ, ये सब चीज़ ये हो जाएगा। तो इसलिए ना जब ये हो रहा है, राष्ट्रीय स्मारक जो घोषित करता है, जो इसको पावर मिला हुआ है एसआई को, कैसे मिला हुआ, 1958 के एक्ट के थ्रू मिला है इनको। ये था आपका पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, इसके तहत मिला हुआ था इसको। आदि शंकराचार्य का अब देखो पूरा हिस्ट्री खोलो इनका, आदि शंकराचार्य का क्या है।
आदि शंकराचार्य किस विचारधारा के थे? ये सबसे पहले थे शिव के अवतार थे इसको, इसलिए इनको शंकर कहा जाता था, है ना। इनको एक्चुअल में शंकर कहा जाता था, शिव अवतार। लेकिन इन्हीं के जो 4 शिष्य के अंतर्गत इनको शंकराचार्य बोला गया। इनके जो चार शिष्य थे वो बताएंगे आगे, उनके तहत इसको शंकराचार्य इनका नाम था। शिव अवतार थे। ये किस दर्शन को फॉलो करते थे? अद्वैतवाद को, अद्वैत वेदांत। जब ये हो गया, ये क्या कहते थे? इसमें बोलते हैं ब्रह्मा ही सब कुछ है। क्वेश्चन पूछा है अद्वैतवाद वेदांत का क्या है मूल दर्शन, बोलते हैं ब्रह्मा ही सब कुछ है, सब कुछ निर्माण ब्रह्मा से ही हो रहा और कुछ नहीं है। इनका ये है मूल कहने का मतलब, ठीक है। ये चीज़ हुआ। इनके जो 4 शिष्य थे, वो शिष्य कौन थे? 4 शिष्य। एक था पद, दूसरा था टोटकाचार्य। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, मत सोचना मंदाजी कुछ पढ़ा रहे हैं। हंसता मल्लक, और दूसरा चौथा था सुरेश्वर। और इन्हीं 4 जो इनका शिष्य था ना, उसी से इन लोग 4 आश्रम स्थापित किए थे भारत में। 4 आश्रम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड का ज्योतिर्मठ है, बद्रीनाथ का। ये बेसिकली क्या था, ये इसकी इन्फॉर्मेशन, ये अर्थर्ववेद है ना, अर्थर्वेद के आधार पर बना था। ये याद रखिएगा। इसका जो मतलब कि मठ का मुखिया कौन था? बद्रीनाथ जो उत्तराखंड का जो ज्योतिर्मठ है, इसका मुखिया कौन था? इनका एक शिष्य था, कौन? तोटकाचार्य। इस मठ के मुखिया रहे थे, इस मठ के। दूसरा आपका पुरी है ना, उड़ीसा में जो गोवर्धन मठ है, गोवर्धन मठ, ये इसका निर्माण कैसे, किसके आधार पर हुआ था? इनका निर्माण हुआ था आपका ऋग्वेद के आधार पर, इनका मुखिया कौन था? इस मठ का मुखिया कौन था भाई? पद, ठीक है। ये तीसरा है सिंगेरी का कहाँ? कर्नाटक का सिंगेरी मठ, संगाट में श्रृंगेरी मठ, ठीक है। इसका निर्माण किससे हुआ था? ये यजुर्वेद से हुआ था, यजुर्वेद के आधार पर। इसका मुखिया कौन था भाई? इस मठ का मुखिया कौन सा शिष्य था? सुरेश्वर था, ठीक है। चौथा आपका द्वारका है ना, गुजरात का जो शारदा मठ था। ये किसके आधार पर? ये सामदेव के आधार, सामवेद के आधार पर ये निर्माण हुआ था। इसका मुखिया फिर से टोटकाचार्य था, इसका मुखिया भी टोटकाचार्य था, क्या ये बने थे। तो देखिए पूरा शंकराचार्य का पूरा खोल लिया हम लोग। अब ये जब और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो इनका दर्शन है ना, देखिएगा बहुत सारा दर्शन है, 4-5 दर्शन है, उस दर्शन को कंप्लीट कर लीजिए। और भी दूसरे लोगों का दर्शन है ना, तो उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन हमेशा आता है मैचिंग में क्वेश्चन आता है दर्शन से रिलेटेड, तो इस तरह कीजिए। तो हमको उम्मीद लगता है कि आप लोगों को सारा चीज़ कवर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये जो है, जो भी यूट्यूब वाले लोग हैं वो घबराएं ना। ये जो बैच है ये मेरा कमिटमेंट है, ये पेड ग्रुप वालों के लिए था, है ना, वो उसको लोग डिटेल बता रहे हैं। पेड ग्रुप वाले लोग जो हैं वो आप समझ जाओ कि हम लोग 3-4 दिनों में टॉपिक वाइज करते चलेंगे। हिस्ट्री को एक बार ख़त्म कर देंगे, पॉलिटी को एक बार ख़त्म कर देंगे, इस हिसाब से चलेंगे। और यूट्यूब वाले आप चिंता ना करें, आप लोगों नेक्स्ट वीक से हम इसको MCQ फॉर्म में करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी जितना भी तरह का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें काम आता है, आप लोग उठा के देखिए, ठीक है। 2-3 दिन और हम आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फिर MCQ के फॉर्म में जाएंगे। और पेड वाले लोग के लिए आप लोग का क्लास उधर से टॉपिक वाइज शुरू होगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग बताओ यार, कैसा सेशन लग रहा है, अच्छा है या नहीं है। जब फर्स्ट डे में तो बहुत सारा कॉल आया, लोग जुड़ना चाह रहे थे पेड ग्रुप में, लेकिन अभी इसमें कोई मेरा कोई डिसीजन नहीं है उस पर। ये सिर्फ नागपुरी वाले लोगों के लिए जो है उन्हीं के लिए। और भी बहुत तरह का कॉल आया, पसंद किए लोग। आप लोग और भी इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं क्या इसमें बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।